मेरे प्यारे बंधुओं, आप सभी का राजा एकेडमी में स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं वो अच्छा है। और हमें बताइए कि जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए हम बात करते हैं। आज ईवीएस का टॉपिक है। मैंने एक वीडियो पहले डाल रखी है आपको ईवीएस की। मेरा ये सेकंड लेक्चर है। तो मैं अब बात करता हूँ केंचुए की, जिसे हम किसान का मित्र कहते हैं। हम केंचुए की बात कर लेते हैं, जिसे किसान का मित्र कहते हैं। ठीक है ना। केंचुए क्या करते हैं? केंचुए ज़मीन में छेद बनाकर मिट्टी को क्या कर देते हैं? मुलायम कर देते हैं। ठीक है ना। ज़मीन को इन छेदों से हवा और पानी मिलती है। क्या मिलती है? ज़मीन में जो केंचुए छेद कर देते हैं उनको मिट्टी में हवा और पानी मिलती है और मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। केंचुए मृत पत्तियों को और पौधों को खाते हैं और उनके मल से ज़मीन उपजाऊ हो जाती है। क्या हो जाती है? उनके मल से ज़मीन, जो केंचुए अपना मल करते हैं ना पत्ते को खा करके, उनके जो मल होता है उससे ज़मीन क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। केंचुए को किसान का मित्र कहते हैं। जैसे मैंने बताया था, केंचुए को किसान का मित्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये खेतों में रहते हैं और खेतों में जब ये रहते हैं तो ये सड़ी गली पत्तियों को खाते हैं, अपना मल करते हैं, तो मल करने से मिट्टी क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। अब बात करते हैं चींटियों की। तो चींटियाँ क्या करती हैं? चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं। क्या करती हैं? मिलजुल कर रहती हैं। चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं। ठीक है। और ये क्या करती हैं? चींटियों का काम बटा रहता है। क्या होता है? जैसे इंसान अपना काम नहीं बांटना जानता है, लेकिन चींटियाँ जानती हैं। कितनी होशियार होती हैं, दिमागदार होती हैं। चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है और सिपाही चींटी होती है, वो क्या करती है? बिल का ध्यान रखती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखने का काम करती है। और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। जो काम करने वाली चींटियाँ होती हैं वो भोजन को ढूंढकर बिल तक लाती हैं। चींटियाँ चलते समय एक गंध छोड़ती हैं। क्या करती हैं? गंध छोड़ती हैं। और जिससे क्या करती हैं, दो पीछे वाली चींटी होती है वो सूंघ करके उसके पीछे वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। ये तो चींटियों का क्रम हो गया। आगे हम बात करते हैं। और दीमक, इसमें एक दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। चलिए भाई, अब मच्छर की बात कर लेते हैं। जैसे मच्छर है हमारा, तो मच्छर हमेशा क्या करता है? खासकर पैरों के तलवे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे और हमारे शरीर गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। मतलब इंसान को पहचान लेता है कि इंसान कहाँ लेटा हुआ है। ठीक है ना। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। क्या करते हैं? मच्छर पानी में अंडे देते हैं। इसके कारण क्या होता है? मच्छर के काटने से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। ठीक है ना। रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए मच्छरों को प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है। ठीक है ना। मतलब रुके हुए पानी में क्या करते हैं? ये इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को हम क्या करते हैं? रोकने के लिए पानी में तेल डाल देते हैं। और पानी में तेल डालने से क्या होता है कि इसके जो अंडे होते हैं, पृष्ठ तनाव उसका बढ़ जाता है पानी का, तो अंडे क्या होते हैं? उसमें डूब जाते हैं। ठीक है ना। कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है। इससे जो मच्छर का लार्वा होता है वो मर जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं रेशम के कीड़ों की। तो रेशम के कीड़े क्या करते हैं भाई? रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से पहचान लेता है। मतलब रेशम के कीड़े जो होते हैं ना, वो अक्सर पाले जाते हैं, कृत्रिम विधि से ये पाले जाते हैं। और ये एक पेड़ होता है शहतूत का। किसका? शहतूत का। शहतूत का ऐसे शहतूत पूरा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। शहतूत का पेड़ होता है, उस पर ये इनको पाला जाता है। तो बात करते हैं चूहे की। तो चूहा क्या करता है? चूहे को देखने की क्षमता कम होती है। और इनके लिए सूंघने छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। भाई, हमारे ये चूहे होते हैं,
ये तुम्हें ज़्यादातर देखा होगा रसोई में रहते हैं। क्यों रहते हैं? कि उनको टेस्ट भाई उनको चेक करना है, इंसान को तो टेस्ट नहीं आता है, ठीक है ना, इसलिए चूहों को रसोई में ज़्यादातर अच्छा लगता है रहना। देखो अब बात करते हैं पक्षियों की। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। क्या करते हैं? केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर क्या करते हैं? उड़ जाते हैं, ठीक है ना। घोंसला छोड़कर पक्षी क्या करते हैं? अलग अलग जगह चले जाते हैं, और पेड़ों पर, ज़मीन पर और अपने पानी में, ठीक है ना। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। एक पक्षी एक पक्षी एक समय में दो अलग अलग चीज़ों को देख सकता है। दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं, यानी उन पर नज़र डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनके देखने का दायरा बढ़ जाता है। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आँखों क्या करती हैं? दोनों आँखें एक ही चीज़ पर देखती हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर पक्षियों की आँखें की जो पुतली होती है ना, वो घूम नहीं सकती, इसलिए वो क्या करते हैं? गर्दन घुमाते हैं। भाई इंसान अपनी दोनों आँखों को, पुतलियों को घुमा सकता है, लेकिन पक्षी नहीं ऐसा कर सकते, इसलिए वो क्या करते हैं? अपनी पूरी गर्दन को घुमाते हैं, ठीक है ना। देखा होगा आपने कि पक्षी पूरी गर्दन घुमाते हैं। अब बात करते हैं पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने पंख क्या करते हैं? झड़ जाते हैं। पुराने पंख झड़ जाते हैं। कुछ ही पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले दुश्मन के लिए दूसरे की आवाज़, ठीक है ना। पक्षियों के कान दिखते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं है, लेकिन उनके सिर के तरह दोनों तरह छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छिद्र होते हैं जो पंखों के ढके रहते हैं, और पक्षी की मदद से सुनता है, इनकी मदद से सुनता है। बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा एक पक्षी है आपका बसंती बसंती गौरी, बसंत गौरी क्या करती है? बसंत गौरी यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। देखा होगा आपने, ज़्यादातर पेड़ों में मिल जाती है। बसंत गौरी है गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर ये रहती है। क्या करती है? गहरा छेद बनाकर रहती है, और उन्हीं में उनकी क्या आती है? अंडे रहती है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं? हम बात करते हैं शक्कर खोरा। ये शक्कर खोरा आपने देखा होगा, शक्कर खोरा। जो शक्कर खोरा की बात कर लेते हैं। शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। क्या करते हैं ये? किसी झाड़ी या पेड़ पर लटकता हुआ घोंसला, ये दिख रहा होगा आपको, शक्कर खोरा, ठीक है ना। इनकी इसका क्या होता है? इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले और पतली टहनियों, बारीक घास, सूखे और पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़ों से बना होता है। बहुत बारीक तरीके से ये बनाता है। पक्षी तो छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसका घोंसला आप देखोगे ना तो एकदम ज़बरदस्त दिखाई देगा। मैंने भाई इसको देखा है, क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ, तो मैंने ये देखा है। अब बात करते हैं हम दर्जन। जो दर्जन चिड़िया है ना, दर्जन चिड़िया करती है। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों अपनी नुकीली चोंच से क्या करती है? अपनी नुकीली चोंच से को सी लेती है पत्तों को सी लेती है, और उनसे एक थैली सी बना लेती है, ठीक है ना। और उसमें अंडे देती है। ये आपने देखा, ये आपको दिख रहा है ना चित्र। क्या करती है? दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है, और उसी में क्या करती है? अंडे दे देती है। भाई चील और गिद्धबाज की बात करते हैं हम। तो चीलबाज और गिद्ध हमसे 4 गुना देखते हैं, 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं, 4 गुना अधिक दूरी तक देख पाते हैं। चील की पूंछ खांचे वाली होती है, और गिद्ध क्या करता है? मरे हुए जानवर को खाकर जगह साफ कर देता है, और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है गिद्ध। ये हमारी क्या होगी? देखो ये तो हमारी चील हो गई, ठीक है ना। ये बाज हो गया, ये गिद्ध हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम, कर लेते हैं अपना। देखिए ये है नर बीवर पक्षी। क्या है? नर बीवर पक्षी। तो नर बीवर पक्षी की बात करते हैं। नर बीवर पक्षी अपने घोंसले
क्या करते हैं, अपने बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। क्या करते हैं, अपने अपने घोंसले बनाते हैं ये अलग अलग। ठीक है ना। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है। मादा क्या करती है, बहुत होशियार होती है। मादा देखती है कि मतलब ये घोंसला अच्छा है या नहीं है, और उनमें से जो घोंसला उसे ज़्यादा पसंद आता है, मैंने कहा ना, उनमें से उसको ज़्यादा जो पसंद आता है ना, उसी में वो अंडे देती है। ये फाख्ता, फाख्ता गाँव में आपने बहुत देखा होगा फाख्ता, ये मैंने भी देखा है। और मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि ये फाख्ता को गांव में क्या कहते हैं। ठीक है ना। मैं तो जानता हूँ क्या कहते हैं, क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोग ज़रूर बताना। फाख्ता की बात करते हैं। फाख्ता ये क्या करता है, कैक्टस कैक्टस कांटों के बीच एक मेहंदी मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं उल्लू की। तो उल्लू अपनी गर्दन अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। पीछे तक देखा होगा उसको, पूरा 360 डिग्री के कोण पर उसकी गर्दन घूम जाती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम मैना चिड़िया की। तो मैना क्या करती है, झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। मैना चिड़िया गर्दन से अपनी जो गर्दन होती है ना, झटके से आगे पीछे कर देती है। अब बात कर लेते हैं हम कलचिड़ी की। कलचड़ी की बात कर लेते हैं। तो कलचड़ी पत्थर के बीच अपना घोंसला बनाती है। ये कलचड़ी भी आपने देखी होगी, गाँव में बहुत मिल जाती हैं ये क्या करती हैं, मतलब दीवारों में एक छोटा सा, मतलब इन्हें छिद्र दिखाई दिया ना, उसी में घोंसला बनाती हैं, या पत्थर पर ऊंचे बनाती हैं। तो कलचड़ी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है, और इसके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा बिछा रहता है। सब कुछ ये मतलब ला के उसमें बिछा देती है। यह छोटे छोटे कीड़े खाती है। बिल्कुल। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। बिल्कुल। कौवे की बात कर लेते हैं हम। तो कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती हैं। ठीक है ना। कौवे पेड़ की ऊंचाई पर घोंसला बनाते हैं। कौवे क्या करते हैं, पेड़ की ऊंचाई पर ऊंची ऊंची डाल पर घोंसला बनाते हैं। ठीक है ना। कौवा अपना घोंसला नहीं बनाते हैं, वह कौवे के घोंसले में अंडे देते हैं। मतलब कोयल कोयल सॉरी, ये कोयल है। बात करते हैं कोयल की। तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, बिल्कुल सही बात है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है। और कौवा अपने अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। अब बात करते हैं गौरैया की। ये हमारी गौरैया है। ये भी क्या गांव में देखा होगा आपने, कि हम जहाँ मनुष्य रहते हैं ना, वहीं ये रहना पसंद करती है गौरैया। गौरैया जहाँ इंसान रहते हैं ना, वहीं रहना पसंद करती है। अब बात करते हैं गौरैया की। तो गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। बहुत सही। कबूतर की बात कर लेते हैं। कबूतर पुराने मकान और खंडहर में घोंसला बनाता है। पुराने मकान और खंडहर में घोंसला बनाता है। अब भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य उद्यान की बात करते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भाई, उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है। तो जिम कॉर्बेट की बात करते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। यह बाघों की आबादी बहुत है इसमें। ठीक है ना। बाघ इसमें बहुत हैं, बाघों की आबादी बहुत है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ये तो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में। तो गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना, देखो, गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1913 में एशियाई सिंहों के बचे हुए एशियाई एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे समूह के संरक्षण के प्रदान करने के लिए की गई। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गिर संरक्षित वन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है, जो एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, विश्व प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये अपना यूपी का है। ठीक है, अपना यूपी का है। तो बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध एवं जैव विविधता वाला, ये हमारा वाला क्षेत्र है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है ना। बांदीपुर की बात कर लेते हैं। बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में। यह भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल रिजर्व है। जीवमंडल रिजर्व है। यह प्रोजेक्ट टाइगर किसके लिए, यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो आसाम में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
एक सींग वाले गैंडे की सबसे अधिक आबादी के लिए प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय पार्क को 1985 ईस्वी में 1985 ईस्वी में विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। इस पार्क का भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। भारतीय बाघों का क्या कहा जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को घर कहा जाता है। बात कर लेते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ अभ्यारण्य। बांधवगढ़ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध एवं राष्ट्रीय उद्यान में से एक है। इसे 1968 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक है ना। बांधवगढ़ अभ्यारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघों के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा बाघ मिलते हैं। जो हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन अंडमान निकोबार में है। कहाँ है? सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? साउथ बटन अंडमान निकोबार में है। अब देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हेमेश लद्दाख में है। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यह भारत में क्या सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? लद्दाख में सियाचिन भी है, जहाँ युद्ध स्थल है। ठीक है ना। राष्ट्रीय उद्यान है। देखो, पहला बाघ अभ्यारण्य सरिस्का है, जो राजस्थान में है। पहला बाघ अभ्यारण्य सरिस्का है, जो राजस्थान में है। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? वो मध्य प्रदेश के अंदर हैं। देश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नागार्जुन सागर है, जो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, मैंने क्या कहा? सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य वो कहाँ है? नागार्जुन सागर, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, ये बहुत क्वेश्चन आता है, कंपटीशन बहुत पूछा जाता है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कैबोल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में। ठीक है ना। अब भारत में सबसे ज़्यादा वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में। बात कर लेते हैं आगे। देखो, निफेंथिस का ये पौधा दिखाई दे रहा है ना। देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। ठीक है ना। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा भाई। मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे किसी भी तरीके से आप मेहनत करो। ठीक है ना। अब निफेंथिस की बात करते हैं तो निफेंथिस, तब देखिए, निफेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया और भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह पौधा क्या करता है? कीड़ों को खाता है। देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऊपर ढक्कन सा है, इसका ढक्कन सा है, ये नीचे मुंह खोले हुए है। ठीक है ना। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। वो कैसे करता है? क्योंकि इसके अंदर जो है ना एक सुगंध सी होती है, वो सुगंध बाहर निकलती है, तो कीड़े मकोड़े इसकी ओर क्या होते हैं? अट्रैक्टिव हो जाते हैं और इसमें अंदर फंस जाते हैं। ऊपर से ये ढक्कन बंद हो जाता है। ठीक है ना। छोटे जीवों का शिकार करते हैं। यह पौधे लंबे घड़े जैसा दिखता है। लंबे घड़े जैसे आप देख रहे होंगे किस तरीके से दिख रहा है ये। तो लंबे घड़े जैसा दिखता है। इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा रहता है। ठीक है ना। इसमें से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े इसके अंदर फंस जाते हैं। निफेंथिस पौधे का जो घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? घटपर्णी पौधा, क्योंकि ये क्या करता है? जीवों को खाता है। ठीक है। बरगद की बात कर लेते हैं। ये बरगद आपको दिख रहा होगा। बरगद में क्या होता है कि बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ होती है। उसकी जड़ें जो होती हैं ना, वो लटकन होती है, वही जड़ होती है उसकी। ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। कहाँ से निकलती है? टहनियों के अंदर से निकलती हैं और ये बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। ठीक है ना। देखो, एक बात बोलूँ मैं इसके लिए, मैं आपको एक सत्य कहानी बता रहा हूँ। ना इसके लिए ना उसके लिए हमें जीना है, सिर्फ अपने लिए। ना इसके लिए ना उसके लिए हमें जीना है, सिर्फ अपने लिए। ना देखा है ना समझा है, फिर भी हम जी रहे हैं किसी और के लिए। ठीक है ना। तो ये बात करते हैं हम आगे आगे बात करते हैं। यह जड़ें मजबूत खंभे की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। क्या करती हैं? यह जड़ें मजबूत खंभे की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। अब बात करते हैं रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। रेगिस्तानी ओक क्या है? ये पेड़ दिख रहा है ना। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान ओक पेड़ पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान ओक पेड़ पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है।
11 से 12 फीट होती है। इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं, इसके जो जड़ें होती हैं ना, इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती हैं। क्यों जाती हैं? क्योंकि ये रेगिस्तान में पाया जाता है, वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, और पानी की कमी होने के कारण इसकी जमीन वो जड़ें होती हैं ना, बहुत अंदर तक चली जाती हैं पानी को खोजते खोजते, ठीक है ना। और तब जब तक पानी तक ना पहुँच जाएं, तब तक क्या करती हैं, यह पानी पेड़ के पहुँच जाएं। देखो, यह जो पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है, इसका पानी क्या होता है, पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है या पानी की कमी पड़ जाती है, तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर क्या करते हैं, पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ये रेगिस्तान ओक है, रेगिस्तानी ओक का पेड़ होता है, इसमें अंदर पानी जमा हो जाता है इसके तने में। और जब भी यहाँ के लोग जब कहीं पानी नहीं मिलता है, तो क्या करते हैं, इसके तने के अंदर एक पतला सा पाइप डाल करके और उसके अंदर से पानी निकाल लेते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम जंगल जंगल अधिकार कानून 2002 के अनुसार। जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार, जो लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह रह रहे हैं, जो 25 साल से जो लोग जंगल में एक जगह ही रह रहे हैं, यह कानून उन्हें अधिकार देता है। मतलब क्या है कि जो लोग 25 साल से एक ही जंगल में एक जगह रह रहे हैं, ठीक है ना, उनको वहाँ का स्थायी निवासी बना दिया जाता है। ठीक है ना, वह इस जगह पर चाहे वह जो चाहे उगा सकते हैं, और उन्हें हटाया नहीं जाएगा। जंगल का आरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है। जो जंगल का आरक्षण है ना, वहाँ की ग्राम सभा करती है, ठीक है ना। और खानों की खुदाई खानों की खुदाई और बागों का निर्माण करने से जंगल खत्म होते आ रहे हैं। जंगल कैसे खत्म हो रहे हैं? जैसे खानों की खुदाई हो रही है और बांधों का निर्माण हो रहा है, तो जंगल का क्या हो रहा है, जंगल खत्म हो रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं कृषि की। तो कृषि क्या है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों फलों सब्जियां फूलों को उगाने देखिए, सब्जियां फूलों को उगाना, पशुधन पालन इसमें शामिल है। ठीक है ना। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत के 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। भारत की 2/3, इसीलिए तो कृषि प्रधान भारत को कहा जाता है, मालूम है। भारत को कृषि प्रधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारे इंडिया के अंदर 2/3 जनसंख्या है ना, वो कृषि पर ही निर्भर है। अब बात कर लेते हैं हम, जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं वो क्या कहलाती है? कृषि कृषिगत भूमि कहलाती है, एरेबल लैंड। ठीक है ना। एक ही प्रकार की फसल उगाने से और कई केमिकल्स को यूज करने से ज़मीन क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। इसीलिए तो कहा जाता है किसानों को कि एक ही फसल को बार बार नहीं उगाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि फसल को बदलते रहना चाहिए। एक ही फसल को बार बार उगाएंगे तो ज़मीन क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। ठीक है ना। एग्रीकल्चर, कृषि मृदा की जुताई से फसलों को उगाना। और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, इसे खेती भी कहते हैं। ठीक है ना। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन होता है। सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम उत्पादन होता है। एग्रीकल्चर हमारा कृषि होता है, ठीक है ना। और रेशम के कीड़ों का वाणिज्य पालन, यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं पिसीकल्चर। पिसीकल्चर में क्या होता है? मत्स्य पालन होता है। पिसीकल्चर में मत्स्य पालन है। इससे विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन, मछली पालन उसे बोलते हैं ना, वो हमारा पिसीकल्चर के अंदर आता है। सेरीकल्चर में क्या आता है? कि रेशम के उत्पादन होता है। ठीक है ना। अब विटीकल्चर की बात कर लेते हैं। इसमें अंगूरों की खेती होती है, द्राक्षा कृषि। और हॉर्टिकल्चर की बात कर लेते हैं। इसमें वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जियों फूलों और फलों को उगाना, ये हमारा हो गया हॉर्टिकल्चर। ठीक है, आज के लिए हम यही अपना टॉपिक समाप्त करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो यहीं से हम उठा करके अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, और मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, प्लीज़ ज़रूर देखें। और मेरी जो कमियां हैं मुझ में थोड़ी, अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, थोड़ी जो कमियां हैं उनको भी ज़रूर बताएं, शेयर मुझसे करें, और मेरी वीडियो को आगे शेयर भी करता रहें, प्लीज़। थैंक यू।